आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 18 हमारा, और आज के लेक्चर में चैप्टर 3 का नेक्स्ट कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे, पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है। अच्छा, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स हमने 7 टाइप्स डिस्कस की थी: इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। आपको होम असाइनमेंट दी गई थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि जो उसमें एग्जांपल्स हैं वो आपने खुद से करने। असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? रिक्वायरमेंट पढ़ के समझ आ गई आपको क्या लिखना है? अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने एग्जाम्पल खुद से लिखी हो और वो एग्जाम्पल हमारे साथ शेयर करना चाहे तो वो शेयर कर सकता है खुद से एग्जाम्पल। जी शाबाश। ऑब्जर्वेशन में पेमेंट टू क्रेडिटर्स हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है कि जब क्रेडिटर्स को पेमेंट की जा रही हो तो हम उसमें देख लें कि क्या उनकी इनवॉइसेस वगैरह चेक करके उनको पेमेंट की जा रही है, यानी पहले तसल्ली कर ली जाए कि गुड्स आ चुकी हैं, गुड रिसीट नोट बन चुका है, उसके बाद पेमेंट की जाए। अगर उससे पहले पेमेंट की जा रही है तो कंट्रोल वीक होगा। अगर गुड रिसीट नोट से पहले और अगर गुड रिसीट नोट आने के बाद पेमेंट की जा रही है तो इसका मतलब है कंट्रोल स्ट्रांग होगा। तो बिल्कुल हम क्रेडिटर के केस में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वेशन ज्यादा अहम उस वक्त होता है ये पेमेंट्स को चेक करना जब कैश में पेमेंट हो रही हो, उस वक्त ज्यादा अहम होता है। क्रेडिटर में चूंकि नॉर्मली हम चेक के जरिए से पेमेंट कर रहे होते हैं तो इतना अहम नहीं, लेकिन बहरहाल प्रोसीजर रेलिवेंट है आपका, क्रेडिटर के केस में भी परफॉर्म हो सकता है। और भी प्रोसीजर? एनालिटिकल प्रोसीजर में इंडस्ट्री की फिगर्स के साथ कंपेयर करना, ये भी बिल्कुल एक अच्छा प्रोसीजर है। हम नॉर्मली क्लाइंट की ही इस साल की फिगर्स को पिछले साल की फिगर के साथ कंपेयर करते हैं, और प्रैक्टिस में भी नॉर्मली पिछले साल के साथ क्लाइंट की फिगर को ही कंपेयर किया जाता है, लेकिन सम टाइम हम इंडस्ट्री के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल एक वैलिड एनालिटिकल प्रोसीजर है। गुड, शाबाश। उसमें रेशियो एनालिसिस, बिल्कुल रेशियो एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपेयर करना है ना, तो अब ये तो आपकी मर्जी है कि आप क्या कंपेयर। आप सेल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, आप एक्सपेंसेस को भी कंपेयर कर सकते हैं, आप जीपी रेशियो को भी कंपेयर कर सकते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जितने भी आपने रेशियो सीखी होंगी उन सबको कंपेयर कर सकते हैं। जी जी। इंक्वायरी में वारंटी पॉलिसी के बारे में इंक्वायर करना क्लाइंट की, बिल्कुल ये ठीक है। और ये किस एरिया से रेलिवेंट होगा? ये प्रोविजनिंग के एरिया से, क्योंकि प्रोविजनिंग का एरिया उसके अंदर सारी प्रोविजन आ जाती है ना, तो वारंटी भी एक प्रोविजन है। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। और 1 पे 1। जी जी। एनालिटिकल, उन्होंने कहा सर एनालिटिकल प्रोसीजर में हम कंपैरिजन भी करते हैं और प्लॉजिबल रिलेशनशिप भी करते हैं। क्या दोनों एट ए टाइम करते हैं कि नहीं? आप सम टाइम कुछ एरियाज में कंपैरिजन करते हैं, कुछ एरिया में सिर्फ प्लॉजिबल रिलेशनशिप करते हैं, और कुछ एरिया में हो सकता है दोनों करते हो। दोनों में फर्क है, ये तो आपको पता है ना। कंपैरिजन एक अलग टेक्निक है एनालिटिकल प्रोसीजर की, और प्लॉजिबल रिलेशनशिप अलग टेक्निक है एनालिटिकल प्रोसीजर की। ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, दोनों टेक्निक्स अलग है। ठीक है। सम टाइम हम किसी एरिया के ऊपर दोनों परफॉर्म कर ले। जैसे मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं। हमारा एक क्लाइंट है, उसके यूनिट एसी बेचता है मैन्युफैक्चर करके, उसके एसी की प्राइस स्टैंडर्डाइज्ड है। हमने उससे पहला क्वेश्चन ये पूछा, सर पिछले साल की निस्बत इस साल आपका सेल्स रेवेन्यू ज्यादा है, क्या रीजन है इसकी? उसने कहा हमारे सेल्स प्राइस इस साल बढ़ गई है। ये क्या एक एनालिटिकल प्रोसीजर है? कौन सा? कंपैरिजन। शाबाश। दूसरा काम हमने कहा अच्छा इस साल आपकी सेल प्राइस कितनी है? उसने कहा जी 1,10,000 का एसी सेल कर रहे हैं। हमने कहा टोटल यूनिट्स कितने सेल किए? उसने कहा जी 250 सेल किए। हम 250 को 1,10,000 से मल्टीप्लाई करके उसका टोटल रेवेन्यू एस्टिमेट किया। क्या ये एनालिटिकल प्रोसीजर है? क्योंकि इसमें इंडिविजुअल सेल्स इनवॉइसेस के ऊपर नहीं गए, आप टोटल को वेरीफाई कर। ये कौन सी टेक्निक है? प्लॉजिबल रिलेशनशिप। शाबाश। तो सेल्स में आपने दोनों ही परफॉर्म कर ली, लेकिन दोनों का तरीकाकार का फर्क है। ठीक है, तो दोनों भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये सबको? जी बंद। हाँ जी, इनका क्वेश्चन ये है कि सर अगर क्लाइंट ने फेक सेल रिकॉर्ड की हो, तो जब कभी क्लाइंट फेक सेल रिकॉर्ड करेगा ये तो अंडरस्टूड है, वो क्रेडिट एंट्री पास करता है, कैश की एंट्री पास नहीं करता, क्योंकि इसका मतलब उसे कैश जनरेट करना पड़ेगा। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट ये एंट्री कभी भी फेक नहीं होगी, क्योंकि कैश तो फेक नहीं ना जनरेट कर सकता। डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट हमेशा जब फेक सेल रिकॉर्ड करेगा ये एंट्री पास करेगा क्लाइंट। इसमें पकड़ा जाता है क्लाइंट। कैसे वाला पकड़ा जाता है? हम डेटर्स का सैंपल सेलेक्ट करके उसको कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं। ठीक है। अगर तो उसकी किस्मत अच्छी हो तो मे भी वो हमारे सैंपल में नहीं आया। ठीक है। लेकिन हमारा सैंपल चूंकि बड़ा कैलकुलेटेड है, हम सैम्पलिंग करना सीखेंगे कि सैम्पलिंग भी हम इस तरीके से करते हैं कि कोशिश करते हैं मसले मसाइल आ जाए सारे उसमें। तो हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, डेटर कहेगा मैंने तो कोई चीज खरीदी नहीं थी, क्लाइंट पकड़ा जाएगा। लेकिन समटाइम स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है सर समटाइम डेटर्स क्लाइंट के साथ मिला होता है।
अगर वो फर्ज कीजिए मिल के झूठ बोल दें तो फिर क्या होगा, यानी असल में सेल नहीं हुई लेकिन वो कहते हैं हाँ बाकी सेल हुई है, तो क्या होगा फिर क्या ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है इस केस में? ऑडिटर लायबल है नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनहेरेंट लिमिटेशन में चला जाएगा, कोल्यूजन है, फ्रॉड है, इनहेरेंट लिमिटेशन में चला जाएगा। अच्छा, अगर डेटर रिस्पॉन्ड ही ना करे तो फिर हम अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, उससे फिर वो पकड़ा जाता है। हम कहेंगे हमें इसकी गुड डिस्पैच नोट दिखाओ, हमें सेल्स ऑर्डर दिखाओ, सेल इनवॉइसेस दिखाओ, कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट दिखाओ जिसके ऊपर कस्टमर ने लिखा होगा हाँ मैंने ये चीज़ रिसीव कर ली है। तो क्लाइंट जब फेक सेल रिकॉर्ड करेगा आपके ख्याल में उसके पास ये सारी डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगी? हो भी सकती हैं अगर वो बहुत ही शार्प क्लाइंट हुआ तो उस सूरत में ज़ाहिर है सोफिस्टिकेटेड टेक्निक वाला पॉइंट आ जाएगा, वो भी इनहेरेंट लिमिटेशन में चला जाएगा। नॉर्मली क्लाइंट्स के पास इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स मौजूद, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होती ही है, ठीक है, तो वहां से हम फिर उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फेक सेल है, ठीक है, तो हम रीजनेबली डिटेक्शन कर लेते हैं इस चीज़ की। लेकिन चांसेस फिर भी है कि क्लाइंट ने अगर बड़ी होशियारी चालाकी के साथ किया हुआ फ्रॉड तो शायद हम डिटेक्ट ना कर सके, और आपको पता है फिर उसमें हम रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते। जब हम रीजनेबल प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते हैं उसके बावजूद भी कोई एरर या फ्रॉड रह जाए तो याद रखिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और कोई क्वेश्चन? क्या स्टॉक काउंट रीपरफॉर्मेंस में आता है? स्टॉक काउंट इंस्पेक्शन में आता है। कोई स्टूडेंट बता सकता है अगर ऑडिटर सिर्फ देखे स्टॉक काउंट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर खुद करे, अगर देखे क्लाइंट भी स्टॉक काउंट कर रहा है, ऑडिटर भी खुद से कर रहा है, इसको हमने इंस्पेक्शन क्यों कहा, रीपरफॉर्मेंस क्यों नहीं कहा? कोई स्टूडेंट बता सकता है? कोई स्टूडेंट बता सकता है? यही नाम होते ही नहीं है, कैश नहीं होता, चले छोड़िए, नहीं कुछ क्वेश्चन ये है क्लाइंट भी स्टॉक काउंट कर रहा है, अगर ऑडिटर भी स्टॉक काउंट करे, हमने इसे इंस्पेक्शन का नाम दिया हुआ है, रीपरफॉर्मेंस क्यों नहीं दिया? हालांकि जो काम क्लाइंट कर रहे हैं वही काम ऑडिटर दोबारा कर रहा हो तो उसे रीपरफॉर्मेंस कहते हैं। हाँ शाबाश, रीपरफॉर्मेंस में सारे का सारा प्रोसीजर होता है। ऑडिटर जब खुद से स्टॉक काउंट कर रहा होता है ना, वो सैंपल बेस पे काम कर रहा होता है, वो सारे का सारा स्टॉक काउंट नहीं कर रहा होता। अगर वो सारे का सारा स्टॉक काउंट कर रहा हो ना फिर हम उसको रीपरफॉर्मेंस ही कहेंगे, वो तो सैंपल बेस पे काम कर रहा होता है। यही कहा था, बिल्कुल आप जिन्होंने ये कहा था वो ठीक है। अच्छा एंड तक भाई आवाज ठीक आ रही है, ऊंच नीच की जरूरत तो नहीं है, कम या ज्यादा करने की ठीक है आवाज जी। और कोई क्वेश्चन? एक मिनट जी, क्या ऑडिट प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करते हैं उसे रिपोर्ट में बताएंगे? पहला क्वेश्चन मेरा, हम एश्योरेंस ऑब्टेन करते हैं, एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, रिपोर्ट में हम कंक्लूजन दे रहे होते हैं यानी रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे होते हैं। क्या हम रिपोर्ट में जो एविडेंस होता है हमारा सारा हमने इकट्ठा किया होता है वो भी साथ लगाते हैं रिपोर्ट के? नहीं लगाते। तो क्या जो प्रोसीजर हमने परफॉर्म किए हैं वो हम बताएंगे? नहीं बताएंगे। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, आपका जब रिजल्ट आता है आपके घर वालों के लिए क्या चीज रेलिवेंट है कि आपका रिजल्ट क्या है, पास फेल, ये रेलिवेंट है कि ये रेलिवेंट है आपने 6 महीनों में कितनी मेहनत की, किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस किए, कितने घंटे पढ़ते रहे हैं? क्या प्रोसीजर जो आपने परफॉर्म किए हैं आपके घर वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए रेलिवेंट है? रेलिवेंट नहीं है। उनके लिए क्या रेलिवेंट है? सिर्फ एक, आपका रिजल्ट क्या। तो शेयर होल्डर्स के लिए क्या रेलिवेंट है? हमारा ओपिनियन क्या है। उस ओपिनियन तक पहुंचने के लिए हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं ये उनके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो इसीलिए नॉर्मली, लफ्ज नॉर्मली इस्तेमाल कर रहा हूं, नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट के प्रोसीजर का जिक्र नहीं होता। लेकिन अगर ऑडिटर समझे कि कोई बहुत ही अहम एरिया था उसमें मैंने बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं तो लिखना चाहे लिख भी सकता है, लेकिन सारे प्रोसीजर नहीं लिखेगा। कौन से प्रोसीजर लिखेगा? सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट, लफ्ज याद कर ले, मोस्ट सिग्निफिकेंट। वो मोस्ट सिग्निफिकेंट 2-3 एरियाज में मोस्ट सिग्निफिकेंट 2-3 प्रोसीजर लिखना चाहे तो लिख सकता है, वरना नॉर्मली रूल क्या है, शेयर होल्डर्स को प्रोसीजर से गर्ज नहीं होती, उन्हें ओपिनियन से गर्ज होती है, और ओपिनियन हम देते हैं। नॉर्मली प्रोसीजर्स रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करते लेकिन कर सकते हैं, और प्रैक्टिस में ऑडिटर करते भी हैं, लेकिन सारे एरियाज के सारे प्रोसीजर नहीं, बल्कि कौन से 2-3 एरियाज के, 2-3 मोस्ट सिग्निफिकेंट एरियाज के 2-3 मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोसीजर लिखे जाते हैं जी।
क्या हर एरिया पे साथ के साथ प्रोसीजर परफॉर्म करना जरूरी है? स्टूडेंट का क्वेश्चन नहीं है इन्वेंट्री है नहीं, हमारी जजमेंट होती है। अगर हमें लगे ना कि 3 प्रोसीजर परफॉर्म करके भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उस एरिया में मिल गया तो 3 प्रोसीजर काफी हैं, सातों के सातों परफॉर्म करना लाजमी नहीं है। वो हमारे बाद तो ऐसा होता है सिर्फ एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन से ही हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाता है, बाकी परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं है कि हर एरिया पे सातों प्रोसीजर हो, 1 होंगे 2 होंगे 3 4 5 6, वो ऑडिटर की अपनी जजमेंट है। हो सकता है सातों के सातों भी हो जाए, जिस एरिया में रिस्क ज्यादा है वहां पे हो सकता है आप सातों प्रोसीजर परफॉर्म कर ले। लेकिन याद रखिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने हमें सिर्फ इतना बताया कि 7 तरह के प्रोसीजर है, किन एरियाज में कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने नहीं बताए। क्यों नहीं बताए? क्योंकि ये केस टू केस वेरी करेगा और ये ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए। क्लियर हुई ये बात? और कोई क्वेश्चन? जी क्वेश्चन 5 में वो कह रहे हैं ISA 500 नहीं, वो जो पहले वाली सेंटेंस है ना वो रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि वो उसकी स्टेटमेंट है। वो कह रहा है ISA 500 ऑडिट, पता नहीं कौन सा स्टैंडर्ड है लेकिन उसका नाम है ऑडिट एविडेंस। लिस्ट डाउन, वो लिस्ट डाउन करता है, ISA 500 लिस्ट डाउन करता है वेरियस प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंस। वो कहता है ISA 500 लिस्ट डाउन कर। देखे अगर रिक्वायरमेंट होती ना तो आगे एस ना होता, वो कहता है लिस्ट डाउन, ये लिस्ट डाउन है, वर्ब है ना, वो स्टेटमेंट बता रहा है। ISA 500 कह रहा है कि वेरियस प्रोसीजर, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिंपल उसकी स्टेटमेंट। रिक्वायरमेंट आगे आएगी। प्रोवाइड 2 एग्जांपल ऑफ हाउ एन ऑडिटर वुड परफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से हर एक की 2-2 एग्जांपल बता दे, एग्जांपल बता देंगे शाबाश। और कोशिश करेंगे जो किताब में लिखी हुई है वो ना हो, बल्कि कौन सी वाली हो, आपकी अपनी जजमेंट वाली। ठीक है, मुझे 1-2 स्टूडेंट के अलावा किसी ने जजमेंट वाले नहीं बताए पॉइंट्स, मुझे कोई खुशी नहीं हुई आपका फीडबैक दे। और कोई क्वेश्चन? जी फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैश, बिल्कुल इंस्पेक्शन है, कैश हमारा टेंजिबल एसेट है, ये तो बिल्कुल करते हैं। और आपको पता है जब कभी कैश काउंट करने के लिए जाते हैं प्रैक्टिकली, हम अंदर जाने से पहले भी अपनी तलाशी क्लाइंट को देते हैं, बाहर आते हुए भी तलाशी देते हैं, इसलिए भला। और इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है, ये हमारी ही बेहतरी के लिए। कल कला को हमें ये ना कहे सर आपके बंदे आए थे कैश उड़ा के भागे हैं, ठीक है, और उनके ऊपर लिखवा लेते हैं कि जी हमने आपसे कैश रिसीव किया था, काउंट करके आपको वापस कर दिया, ठीक है, ताकि बाद में भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये बिल्कुल इंस्पेक्शन का प्रोसीजर है। हाँ, क्या कैश काउंट ट्रांजैक्शन रोक? यस, ट्रांजैक्शन रोक लेते हैं। आप देखेंगे आपके जितने भी दोस्त स्टॉक काउंट करने के लिए जाते हैं ना, जब आप पूछेंगे ना स्टॉक काउंट कब शुरू होगा तुम्हारा, वो नॉर्मली रात को 11, 12, 1 बजे का टाइम बताएंगे। ये स्टॉक काउंट नॉर्मली होता है मिडनाइट को है, ताकि उस वक्त सारी ट्रांजैक्शन को स्टॉप कर दिया जाए। जो तो क्लाइंट हमारे छोटे होते हैं ना, उनके नॉर्मली 2-3 घंटे में स्टॉक काउंट कंप्लीट हो जाता है, तो वो अगले दिन सुबह बिजनेस शुरू कर देते हैं। बाज़ जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं हमारे जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर, सम टाइम बड़े, कभी कभी तो उनमें ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए वो बिजनेस क्लोज रखें अपना, 1-2 दिन। जैसे आपने देखा होगा बैंक्स, वो नॉर्मली जब 1 जुलाई और 1 जनवरी पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक डीलिंग के लिए उन्होंने अपनी सारी क्लोजिंग करनी होती है। तो इसी तरह कुछ और बिजनेस भी हो सकता है कि स्टॉक काउंट और कुछ दूसरी एडजस्टमेंट के लिए, स्टॉक काउंट और कुछ दूसरी एडजस्टमेंट के लिए क्लोज करें अपना बिजनेस। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं आज के? जी नहीं, पहले आप मुझे कोई एक प्रोसीजर बताएं ऐसा जो इधर नहीं लिखा हुआ, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आज आपने मुझे निराश कर दिया। नहीं, पहले जिसने सवाल पूछना है पहले मुझे एक प्रोसीजर बताए, फिर सवाल पूछे, वरना कल सवाल पूछ ले, कल बताऊंगा, वरना आज नहीं बताऊंगा। जी प्रोसीजर बताएं पहले, कोई ऐसा। इंस्पेक्शन ऑफ फिजिकल एसेट का स्ट्रक्चर, अच्छा हाँ बिल्कुल एलिमेंट। उन्होंने कहा सर क्या हम जब एसेट को फिजिकली वेरीफाई कर रहे हो सिर्फ ये देखें एसेट मौजूद है कि नहीं, कि उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंडीशन, उसकी हालत वो भी देखनी चाहिए। हमें उसकी कंडीशन, उसकी हालत भी देखनी चाहिए। किस लिए? कहीं वो इम्पेयर्ड तो नहीं है, कहीं वो ऑब्सोलीट तो नहीं है, तो बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर या उसकी कंडीशन भी देखेंगे। इंक्वायरी में क्या अदर इनकम की इंक्वायरी मैनेजमेंट से करना बिल्कुल रेलिवेंट है। बिल्कुल पूरे ऑडिट में सिर्फ एक प्रोसीजर ऐसा होता है जो रेलिवेंट नहीं होगा इंक्वायरी का, वो क्या? जब आप क्लाइंट में से किसी से उसका फोन नंबर मांगते हैं, वो रेलिवेंट प्रोसीजर नहीं, बाकी हर प्रोसीजर रेलिवेंट।
हर प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करें वो रेलिवेंट होगा। जी, एम्प्लॉयज की रीस्ट्रक्चरिंग ये इंक्वायरी में नहीं आती। हाँ, ये पूछना कि सर आपने कुछ एम्प्लॉयज की रीस्ट्रक्चरिंग की है कि नहीं की, ये इंक्वायरी में आएगा। पूछ लें, आप भी क्वेश्चन पूछ लें, उससे ना देखें मुझे। जी जी, मैंने कहा उनके 3-4 बता दिए, मेरा सवाल था। जी जी, कॉरोबोरेटिव, एक वर्ड यूज हुआ है कॉरोबोरेटिव एविडेंस। कॉरोबोरेटिव एविडेंस ऐसे एविडेंस को कहते हैं जो सपोर्टिंग एविडेंस, सपोर्टिंग एविडेंस का दूसरा नाम है कॉरोबोरेटिव एविडेंस। सपोर्टिंग एविडेंस क्या होता है? जो किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा हो। भाईजान आके कह रहे हैं सर मैं कल टेस्ट नहीं दे सका। मैं पूछा क्यों नहीं टेस्ट दे सके? सर बीमार था। ये इनकी स्टेटमेंट है, ये कॉरोबोरेटिव एविडेंस नहीं है, ये इनकी ओरिजिनल स्टेटमेंट है। कॉरोबोरेटिव एविडेंस क्या होगा? डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन, या ये साथ बैठे भाई ये गवाही दे दें कि सर वाकई ये बीमार था, इसको डॉक्टर के पास मैं लेके गया था। तो ये कॉरोबोरेटिव एविडेंस का मतलब क्या? सपोर्टिंग एविडेंस, जो कि सपोर्ट कर रहा हो किसी एविडेंस को। जी, प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, मुझे ये लगता है मैं कुछ मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, उसकी वजह से ना मुझे सुनाई कम दे रहा है, मुझे कान ना अपने बंद बंद महसूस हो। थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। जी जी, शाबाश शाबाश। री परफॉर्मेंस में क्या इंपेयरमेंट टेस्टिंग वैलिड प्रोसीजर है? बिल्कुल। आप क्लाइंट ने जो इंपेयरमेंट कैलकुलेशन की है, आप उसको दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रिकवरेबल अमाउंट दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ये लंबा चौड़ा काम होता है, हम री परफॉर्मेंस की बजाय री कैलकुलेशन की तरफ चले जाते हैं। हम क्लाइंट से कहते हैं तुम अपनी कैलकुलेशन दिखाओ इंपेयरमेंट टेस्टिंग की, उसकी अजम्पशंस और कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं रीजनेबल है कि नहीं। लेकिन खुद से करना चाहे खुद भी कर सकते हैं और वो री परफॉर्मेंस में ही आएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलें। अच्छा, कल का लेक्चर था हमारा प्रोफेशनल जजमेंट की बेस पे, बल्कि पिछले जो 2-3, जिसमें हमने प्रोसीजर्स सीखे कि हम कैसे डिफरेंट प्रोसीजर्स को डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में परफॉर्म कर सकते हैं। हमने क्या सीखा पिछले 2-3 लेक्चर्स में? कि हम कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स को डिफरेंट सिचुएशंस में परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपका बेसिकली जजमेंट का क्वेश्चन था, जिसमें आपने अपनी जजमेंट की बेस पे सोचा कि अच्छा अगर ये सिचुएशन आ जाए इसमें कौन कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म होगा, ये अगर ये वाली सिचुएशन आ जाए कौन कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म होगा, ये। तो पिछले जो 2-3 लेक्चर्स थे ये आपकी प्रोफेशनल जजमेंट को इनहेंस करने के लिए थे। आज का जो लेक्चर है ये है कंसेप्चुअल लेक्चर। इसमें याद करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा है। आपके सामने पूरे ऑडिट का ओवरव्यू एक दफा घूम जाएगा कि ऑडिटर क्या काम करता है और किस तरीके से करता है। स्टार्ट करें, अटेंटिव है, पूरी अटेंशन के साथ सुनना है। कंसेप्ट बहुत सारे का सारा लेक्चर कंसेप्चुअल है। करें जी स्टार्ट। कल हमने सीखा 7 तरह के ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं: इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि ये 7 प्रोसीजर किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये 7 प्रोसीजर किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। भाई एक प्रोसीजर बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं ना। छुरी है, केक काटने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और अगर कोई केस स्टडी असाइनमेंट ना करके आए उसकी गर्दन काटने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। एक ही टूल है, डिफरेंट यूजेस हैं। उसी तरह ऑडिटर के प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर वही है 7 प्रोसीजर। कभी हम उन्हें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के तौर पे यूज करते हैं, कभी हम उन्हें टेस्ट ऑफ कंट्रोल के तौर पे यूज करते हैं, कभी सब्सटेंटिव प्रोसीजर के तौर पे यूज करते हैं। यानी पहले हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्रोसीजर क्या क्या थे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्पसेस ऑफ प्रोसीजर क्या क्या है। 2 बड़े प्रोसीजर, 2 बड़े पर्पस होते हैं। जितने भी प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करते हैं 2 बड़े पर्पस होते हैं। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाएं, आपको उसके क्लिनिक में बहुत सी चीजें नजर आएंगी। बेसिकली उनको 2 बड़े हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। कोई भी डॉक्टर होता है ना, जब उसके पास जाता है वो क्या करता है, पेशेंट आया सबसे पहले उसको टेस्ट करता है, चेक करता है कि इसका मसला है क्या, किस नोयत का। टेस्टिंग करता है ना, उसके लिए वो स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, कभी ब्लड प्रेशर टेस्ट करता है, कभी कहता है ये टेस्ट करवा के लेके आइए। ये उसके प्रोफेशन का पहला स्टेज होता है। इसके बाद इस टेस्टिंग के बाद ये इस बीमारी को डायग्नोस करने के बाद कितनी सीवियर है ये डिसाइड करने के बाद वो अगले स्टेप पे जाके डिसीजन करता है कि मैंने इसको ट्रीट कैसे करना है, इसको मैंने टीका लगाना है कि इसका ऑपरेशन करना है कि इसको 2 गोलियां देके तो इसको बाहर कर तो ये फुटका देना है। तो ये चीजें देखें, क्या आप एग्री करते हैं कि जो एक डॉक्टर है उसे इसी तरीके से काम करना चाहिए?
पहले डायग्नोस करना चाहिए फिर ट्रीट करना चाहिए, क्या डायरेक्ट जो भी पेशेंट आए उसे ट्रीट कर देना चाहिए? उसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली इसी तरह हमारा ऑडिट का प्रोफेशन है। हमारे सामने जब कभी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती है ना जिसमें वेरिफिकेशन करनी होती है, हम डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन पे जम नहीं लगाते। हम सबसे पहले करते हैं रिस्क असेसमेंट। जैसे डॉक्टर जो स्कैन कर रहा होता है पेशेंट को, कि स्कैन करके मैं देखूं मुख्तलिफ टूल्स के जरिए से कि मसला किस जगह पे है, कितना सवेर है। उसी तरह हमारे सामने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती है फौरन हम उसको वेरीफाई करना नहीं शुरू कर देते, पहले स्कैन करते हैं, देखें मसला किस एरिया में है, कितना सवेर है। फिर उस मसले के लिहाज से जिस एरिया में मसला हो उस एरिया में ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, और जितना ज्यादा सवेयर होगा उतने ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। तो आप एग्री करते हैं कि हमारा भी प्रोफेशन जो है उसमें दो फेजेस में उसकी डिवीजन होनी चाहिए। एक, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, उसको असेस करें, और फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। एग्जैक्टली इसी तरह हमारा जो पहली स्टेज होती है इसे हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। पहली स्टेज को क्या कहते हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, जिसमें हम क्या करते हैं भला? रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, उनको असेस करते हैं। रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको असेस करते हैं। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है? ढूंढो रिस्क है कि नहीं। असेस करने का मतलब क्या है? देखो छोटा रिस्क है कि बड़ा रिस्क है। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कौन से प्रोसीजर होते हैं? जिनसे हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। ये पहला फेज। और दूसरा फेज क्या होता है हमारा वाला? दूसरा फेज क्या होता है हमारा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन। इसे कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। आपको याद होगा कि हमने एक छोटा सा अकाउंटिंग मॉडल सीखा हुआ है, ट्रांजैक्शन ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट में क्या होता है? ट्रांजैक्शंस ऑफ एंटिटी, सेल की, परचेज की, पेरोल की। और कौन कौन सी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है बताएं? सेल की, परचेज की, डेटर्स की, क्रेडिटर्स की, पेरोल की, रिपेयर एक्सपेंस की, लोन की, सारी ट्रांजैक्शन। फिर ये क्लाइंट के इंटरनल सिस्टम पॉलिसी एंड प्रोसीजर से गुजरती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होती हैं, यानी इंटरनल कंट्रोल से गुजरती हैं। मुझे पहली चीज ये बताइए, हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, तो क्या हमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए या कि उससे पहले दूसरे एलिमेंट को भी कवर करना चाहिए? दूसरे एलिमेंट को भी कवर करना चाहिए। मरीज की हालत बहुत खराब है और डॉक्टर उसे कह रहे हैं ये टेस्ट करवा के लाओ। मरीज कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे अभी कोई ड्रिप लगाए, मुझे कोई मेडिसिन दे, मेरा अभी ऑपरेशन करें, मुझे आप किधर किसी और तरफ भेज रहे हैं। क्या पेशेंट ठीक कह रहा है? पेशेंट ठीक नहीं कर। तो हमने भी, हमारा असल मरीज ये है, हमने इलाज इसका करना है, लेकिन याद रखें इससे पहले हमने टेस्टिंग जरूर करनी है। टेस्टिंग से फायदा क्या होगा? हमें पता चलेगा किस एरिया में प्रॉब्लम है और किस एक्सटेंट तक प्रॉब्लम है। तो हम पहली चीज ये, क्या सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम अपने ऑडिट में कवर करते हैं या कि इसके साथ साथ दूसरे एस्पेक्ट्स को भी कवर करते हैं? इस फेज को कहते हैं रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट। और इस फेज को कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। असल हमारा मकसद, हमारा जो असल ऑडिट होता है वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे बेस कर रहा होता है, लेकिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर कितने परफॉर्म करने हैं वो रिस्क असेसमेंट बताएगा। रिस्क असेसमेंट के बारे में कहा जाता है ये ड्राइविंग फोर्स है हमारी ऑडिट की, यानी ये बताती है कि हमारा ऑडिट किस तरफ फोकस कर रहा होगा, किन एरियाज पे फोकस कर रहा होगा। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या हुए? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आपसे क्या पूछा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? हम कहेंगे वो प्रोसीजर जो कि रिस्क को असेस करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। डेफिनेशन तो ये, रिस्क को असेस करने के लिए। हम कहेंगे अच्छा रिस्क कैसे असेस होता है? रिस्क असेस होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से भी आपको पता चलेगा किस किस जगह पे रिस्क है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से भी पता चलेगा किस किस जगह पे रिस्क है। जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से आपको पता चले कि क्लाइंट की जो इन्वेंट्री आइटम है वो प्रीशियस पोर्टेबल इन्वेंट्री आइटम है। क्लाइंट जब सेल करता है वारंटी प्रोवाइड करता है। क्लाइंट की इन्वेंट्री एक जगह पे नहीं, बहुत सी डिफरेंट लोकेशंस पे है। ये सारी इंफॉर्मेशन, क्लाइंट एक ऐसे बिजनेस सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हाई रेगुलेशंस हैं। ये सारी चीजें क्या रिस्क के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं? और ये रिस्क असेसमेंट आपको कैसे हो रही है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से। मुझे बताइए, अगर आप क्लाइंट के बारे में पता, एंटिटी मींस क्लाइंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हो, आपको पता चले क्लाइंट की इन्वेंट्री आइटम ऐसी है जो कि प्रीशियस पोर्टेबल इन्वेंट्री आइटम है, जैसे मोबाइल, जैसे लैपटॉप वगैरह, आपका रिस्क बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, ये रिस्क आपने जो असेस किया कि इन्वेंट्री चोरी हो सकती है, ये कैसे असेस किया? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से। तो एग्री करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से रिस्क असेस होता है? बिल्कुल होता है।
फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है रिस्क कम, और अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है रिस्क ज्यादा। तो क्या अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से भी रिस्क असेस होता है? यस, रिस्क असेस होता है। इसका मतलब है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में दोनों चीजें होंगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी भी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल भी। ठीक है, इसीलिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को कहते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। किस लिए हम ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हैं? टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट असर्शन लेवल। एट यानी अब देखें दो चीजें होती रिस्क असेसमेंट में ना, एक हम ये देखते हैं रिस्क है कि नहीं, और अगर रिस्क हो तो फिर दूसरी चीज क्या देखते हैं, रिस्क छोटा है कि बड़ा है। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल हमने किसको कहा था? बड़े वाले रिस्क को, छोटे वाले रिस्क को? बड़े वाले रिस्क, जिसका इफेक्ट बहुत से एरियाज पे होता है। और रिस्क एट असर्शन लेवल कौन सा है? जिसका इफेक्ट स्पेसिफिक एरिया पे होता है। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट असर्शन लेवल। यानी जो हम रिस्क असेस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में भी करते हैं और असर्शन लेवल में भी करते हैं। अब ये एक लेक्चर में, शायद प्रीवियस किसी लेक्चर में ये बात हो चुकी है कि रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल क्या होता है, रिस्क एट असर्शन लेवल। दोबारा कर लेते हैं। हमारे कुछ रिस्क होते हैं छोटे, छोटे रिस्क से मुराद यह है कि वो किसी एक आधे एरिया को इफेक्ट करेंगे, और कुछ रिस्क होते हैं बड़े जो मल्टीपल एरियाज को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो छोटे स्पेसिफिक एरिया को इफेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं? रिस्क एट असर्शन लेवल। और जो बहुत से एरियाज को इफेक्ट करते हैं रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा मुझे ये बताइए हमें कौन से वाले रिस्क को एड्रेस करना चाहिए? दोनों को। लेकिन क्या रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को एड्रेस करने की अप्रोच और रिस्क एट असर्शन लेवल को एड्रेस करने की एक जैसी होगी? नहीं, डिफरेंट होगी। यही वो आपको इस कंसेप्ट में नई चीज समझाएगा। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के एग्जांपल्स क्या है? रिस्क ऑफ फ्रॉड, क्योंकि फ्रॉड करने वाले कभी एक एरिया पे फ्रॉड नहीं करते, वो बहुत से मल्टीपल एरियाज पे फ्रॉड करते हैं। रिसर्च से उन्होंने हमें ये बात बताई है। हिस्ट्री में जो लोग फ्रॉड करते हैं ना, उनकी रिसर्च, और वो कहते हैं दो बातें हमें बताते हैं। पहली बात, जब फ्रॉड करने वाला पकड़ा जाता है ना, उससे पूछे कि भाई तुम कब से फ्रॉड कर रहे हो? कहता सर मेरा पहला फ्रॉड था, पहली दफे पकड़ा। गलत। दूसरा, उससे पूछा तुम्हारे साथ कौन कौन इन्वॉल्व है? वो कहता है मैं अकेला फ्रॉड कर रहा था। ये भी गलत। फ्रॉड में नॉर्मली कोल्यूजन जरूर होती है, तो फ्रॉड कॉम्प्लेक्स, तो फ्रॉड कभी भी सिंगल आइटम के तौर पे। ये तो हो सकता है कि आपको सिर्फ एक एरिया में फ्रॉड नजर आया हो, लेकिन ये नहीं होता कि फ्रॉड है ही सिर्फ एक एरिया में। वो दूसरे, अब देखिए सीएफओ है जिसको 10% कमीशन मिलना है प्रॉफिट का, वो आपके ख्याल में क्या सिर्फ डेटर्स को ओवरस्टेट करेगा? वो क्रेडिटर्स को भी तो अंडरस्टेट करेगा। वो सिर्फ सेल्स में नहीं, परचेजेस में भी मिसस्टेटमेंट करेगा, डेप्रिसिएशन में भी करेगा। तो इसीलिए फ्रॉड हमेशा रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है। ये ज़हन में रखिएगा, इसके साथ मार्क कर लें स्टार्टिंग। फ्रॉड हमेशा रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है। फिर लैक ऑफ कंपिटेंस एंड इंटेग्रिटी, किसकी? ऑफ मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज नहीं, ऑफ मैनेजमेंट। ये है रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, क्योंकि मैनेजमेंट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रही है। अगर उनमें गड़बड़ है तो इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत से एरिया में गड़बड़ होगी। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, ओवरराइड का मतलब होता है बाईपास करना। मैनेजमेंट अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को खुद बाईपास करे। मुझे ये बताइए, अगर किसी जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कस्टमर एड डिपार्टमेंट स्टोर में चोरी करना चाहता है, सीसीटीवी कैमरा बंद कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने वहां पे आग लगानी है, तो आग लगाने से पहले सीसीटीवी कैमरा बंद करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैनेजमेंट ने चूंकि कंट्रोल्स खुद बनाए होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट इस थर्ड पार्टी इस पोजीशन में नहीं होती कि कंट्रोल्स को बाईपास कर सके। मैनेजमेंट इस पोजीशन में है अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को खुद बाईपास करे। इसको कहते हैं मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? मैनेजमेंट अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को खुद बाईपास करे, खुद ओवरराइड करे। ये रिस्क है, रिस्क है कि नहीं? क्या मैनेजमेंट अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को खुद बाईपास कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो ये रिस्क, मुझे बताइए, किसी एक एरिया में कर सकती है कि जिस एरिया में चाहे कर सकती है भाई? तो ये मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल असर्शन लेवल की एग्जांपल है कि रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। गोइंग कंसर्न इश्यूज, आपको पता है जब गोइंग कंसर्न असम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट हो, यानी कंपनी ने 12 महीनों के अंदर अंदर बंद हो जाना है, तो इफेक्ट सिर्फ एक आधे एरिया पे आता है या सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे।
तो ये सारी एग्जांपल्स कौन सी हैं? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब रिस्क एट एसेट लेवल की एग्जांपल कौन सी है? प्रीशियस एंड पोर्टेबल इन्वेंटरी आइटम। इन्वेंटरी आइटम आपकी ऐसे हैं जो बहुत कीमती, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती हैं, ठीक है। तो इनमें रिस्क है क्या? बिल्कुल रिस्क है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप इन बेंचेस पे बैठे हैं या ये एसी है और ये भाई का मोबाइल है, दोनों में से किस में ज्यादा रिस्क है? क्यों भला? आसान, एक तो कीमती है, छोटा सा है, लेकिन एसी से हो सकता है ज्यादा कीमती हो, और पोर्टेबल है, आसानी के साथ आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर। तो ऐसी इन्वेंटरी आइटम जो प्रीशियस हो, पोर्टेबल हो, उनमें रिस्क ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन, रिस्क ऑफ थेफ्ट ज्यादा होता है। एग्री करते हैं? अच्छा अगर इन्वेंटरी पोर्टेबल है, इसकी वजह से रिस्क सिर्फ इन्वेंटरी में होगा कि फिक्स एसेट में भी होगा? एक ही एरिया में रिस्क होगा ना। तो ये कौन सा है? रिस्क एट एसेट लेवल। कम्प्लेक्स एंड नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन। कोई मुझे ऐसी ट्रांजैक्शन बता दे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग पढ़ी हुई आपने? किसी कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन की एग्जांपल दे दो जो बड़ी मुश्किल होती हो। लीज की कैलकुलेशन। मुझे बताइए, अब अगर क्लाइंट एसेट्स लीज पे खरीद रहा है तो उसमें रिस्क बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताइए, सिर्फ लीज वाले एरिया में रिस्क बढ़ेगा कि किसी दूसरे डेटर्स वाले एरिया में भी, क्रेडिटर्स वाले एरिया में भी? सिर्फ लीज वाले। तो ये कौन सी एग्जांपल हुई? इसी तरह डेफर्ड टैक्स है, वो भी कम्प्लेक्स होता है। अगर क्लाइंट डेफर्ड टैक्स ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है तो बताइए रिस्क बढ़ेगा कि कम होगा? तो डेफर्ड टैक्स में इन्वॉल्व होने की वजह से सिर्फ डेफर्ड टैक्स एरिया पे रिस्क बढ़ेगा कि दूसरे एरिया में इंक्रीज होगा? सिर्फ डेफर्ड टैक्स पे। तो ये रिस्क एट एसेट लेवल है। लार्ज सेल्स की ट्रांजैक्शन, ये रेंट पे हैवी सेल्स की ट्रांजैक्शन हो रही है जो पूरे साल में नहीं हुई कभी, रिस्क है सिर्फ सेल्स के एरिया में या परचेजेस में भी? तो इसका मतलब ये आप एग्री करते हैं कि जब हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे उसमें बहुत से रिस्क हमारे सामने आएंगे। जब हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल करेंगे तो हमारे सामने बहुत से रिस्क आएंगे। एग्री करते हैं? उनमें से कुछ रिस्क होंगे एसेट लेवल के, कुछ होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के। इससे भी एग्री करते हैं? एग्जांपल्स आपको बता दी, एसेट लेवल की लेता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की लेता, ताकि आप पहचान पाएं कि कौन सा रिस्क एसेट लेवल का, कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का। रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आइडेंटिफाई कर लिया काफी है कि इसको एड्रेस भी करना है। अच्छा एड्रेस करने के लिए मुझे बताए, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के प्रोसीजर भी वही होंगे और एसेट लेवल के भी वही होंगे, क्या डिफरेंट होंगे? डिफरेंट होंगे। एग्री करते हैं? हाइब्रिड वाले भाई मुझे आप बताइए, क्या रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को एड्रेस करने के प्रोसीजर और रिस्क एट एसेट लेवल को एड्रेस करने के प्रोसीजर सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? जी बताइए, कोई बता दे भाई। रिस्क क्वेश्चन है, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और रिस्क एट एसेट लेवल, दोनों को एड्रेस करना है ना। दोनों को एड्रेस करने के प्रोसीजर सेम होंगे या डिफरेंट? जी बताए? डिफरेंट होंगे, बिल्कुल। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के डिफरेंट, एसेट लेवल के डिफरेंट। अच्छा तो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है ओवरऑल किस्म का रिस्क, इसको एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर भी ओवरऑल किस्म के होने चाहिए जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया को इफेक्ट ना करते हो। उनका इफेक्ट सारे एरियाज पे भी ऐसे प्रोसीजर होने चाहिए ना। और रिस्क एट एसेट लेवल के प्रोसीजर ऐसे होने चाहिए जो, अच्छा अब मैं आपको ना, अब जो लिखा है इसको तो छोड़ें, पहले कंसेप्ट में क्लियर करूं, जजमेंट आपको पता है उसके ऊपर हम इस सेशन में काम कर रहे हैं ज्यादा। मैं आपके सामने प्रोसीजर रख रहा हूं, आप बताएंगे ये एसेट लेवल है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। मैंने भाई से कहा इस दफा कंफर्मेशन लेटर जब सेंड करो ना डेटर्स को, कंफर्मेशन लेटर सेंड करो तो उसमें अमाउंट के साथ दूसरी इंफॉर्मेशन भी पूछ लेना, क्योंकि हमारा डेटर में रिस्क है कि शायद क्लाइंट ने प्रोविजन रिकॉर्ड ना की हो, सही प्रोविजन रिकॉर्ड ना की हो बैड डेट की। ठीक है, मुझे बताइए ये प्रोसीजर असर्शन लेवल के रिस्क के लिए है कि फाइनेंशियल असर्शन लेवल? ठीक है ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, मैंने इनसे कहा सेल्स को जब वेरीफाई करो ना तो उसमें ट्रांजैक्शन ज्यादा सेलेक्ट करना। सेल्स को वेरीफाई करो, सेल्स को वेरीफाई करो, ट्रांजैक्शन ज्यादा सेलेक्ट करना। ये क्या है? रिस्क एट एसेट, क्योंकि सेल्स के ऊपर इफेक्ट, पिछले वाली एग्जांपल में से डेटर्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा था, इसमें सिर्फ सेल्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। रिस्क एट एसेट, शाबाश। अब सुनो, अब मैंने उससे पूछा भाईजान इस दफा जब टीम लेके जाओ ना तो अपनी टीम में अच्छे अच्छे तजर्बेकार बंदे लेके जाना, सारे जूनियर ना ले जाना, सीनियर किस्म के लोग लेके जाना। ये एक प्रोसीजर है, रिस्पॉन्स है किस तरह के रिस्क के लिए, क्योंकि ये हर तरह के रिस्क को एड्रेस करेगा, ओवरऑल इसका इफेक्ट है। अच्छा इनसे कहा ओ भाईजान क्लाइंट ने ना फिक्स एसेट्स की रिवैल्यूएशन करवाई है, तो ऐसा करना तुम क्लाइंट के एक्सपर्ट पे एतबार ना करना, अपना अलग से एक्सपर्ट एंगेज कर लेना।
देखें, अगर तो मैं जनरली उसको ये कहूं ना, जनरली कि अपनी टीम में ज्यादा तजर्बेकार लोगों को लेके जाओ, एक्सपर्ट लोगों को लेके जाओ, जनरली कहूं तो फिर ये रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है। यहां पे मैंने उसे स्पेसिफिकली एक एरिया के लिए कहा है, आपने शायद नोट नहीं किया, एक एरिया के लिए सिर्फ कहा है, तो ये रिस्क एट असर्शन लेवल है। रिस्क एट क्लाइंट, उस एक्सपर्ट पे एतबार ना कर, उस एक्सपर्ट पे। अच्छा आगे सुने, आगे चले, मजीद इसी तरह रिफाइन होती हैं हमारे कंसेप्ट। मैंने कहा भाईजान क्लाइंट आया था, डेडलाइन की एग्री की उसने कि कब रिपोर्ट हमें देने को कह रहा है। मैंने कहा सर रिपोर्ट देने को कह रहा है 22 फरवरी को। मैंने कहा ना टाइम कम है, 15 मार्च की डेट एग्री करवाओ। डेडलाइन को इंक्रीज किया। बताइए ये इसका इफेक्ट असर्शन लेवल पे क्या फाइनेंशियल से मिला, क्योंकि जब डेडलाइन को, तो इसका मतलब है हर एरिया में काम हमारा ज्यादा हो रहा होगा, हर एरिया में काम ज्यादा हो रहा होगा। जी मैंने इनसे कहा मैनेजमेंट, आप जिस क्लाइंट पे काम करने के लिए जा रहे हैं ना, तो उसमें मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल है। आपने कोशिश करनी है ज्यादातर एविडेंस इंटरनल सोर्सेज से नहीं, एक्सटर्नल सोर्सेज से हासिल करें। शाबाश, ये रिस्क एट फाइनेंशियल तो समझ आ गया आपको दो तरह। अच्छा, और अगर मैं इनसे कहूं कि भाई परचेज इनवॉइसेस को चेक करते हुए रीकैलकुलेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना, असर्शन लेवल। अगर मैं इनसे कहूं क्रेडिटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करोगे ना, तो ऐसे क्रेडिटर को सेलेक्ट करना जो पिछले साल की निस्बत जिनका बैलेंस कम आ रहा है, ये असर्शन लेवल है। ठीक है, ये असर्शन लेवल भाई समझ आ रहा है आपको। अगर मैं कहूं सैलरीज को वेरीफाई करते हुए जो एम्प्लॉइज हैं उनको फिजिकली चेक भी करना मौजूद है कि नहीं, ये असर्शन लेवल है। जी 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 नहीं देखें, असल में जो एक्सपर्ट होता है, जब मैंने एक्सपर्ट वाली एग्जांपल थी, पहले तो एक चीज ध्यान में ये रखिए, अगर मैंने ये कहा होता ना कि अपनी टीम में ज्यादातर एक्सपीरियंस एक्सपर्ट लोगों को लेके जाओ, तो ये रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल होता। लेकिन जब मैंने स्पेसिफिकली कह दिया कि क्लाइंट ने सिर्फ एक बिल्डिंग को रीवैल्यू करवाया है और इसमें जो एक्सपर्ट है ना, इसकी मार्केट में कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है, ये इनकम्पिटेंट है, ये ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं करता, इसकी रिपोर्ट पे एतबार ना करना, बल्कि अपने एक्सपर्ट से रीचेक करवा लेना, तो ये रिस्क एट असर्शन लेवल। अच्छा, स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है सर इसमें मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट नहीं होता? देखिए, इसमें मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट नहीं होता, बल्कि अब आपने क्वेश्चन, मुझे केस स्टडी याद आ गई ICAP की, CFAP लेवल की। अब ये जिन भाई ने क्वेश्चन पूछा यही बताएंगे, आपने बताना है कि केस में मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट होता है कि नहीं। हम एक क्लाइंट पे वेरिफिकेशन करने के लिए गए, पता चला क्लाइंट ने बिल्डिंग को रीवैल्यू करवाया और बिल्डिंग की वैल्यू है 600 मिलियन। फिर हम वेरिफिकेशन करते हुए हमारे हाथ एक पेमेंट लगी, जब हमने उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को देखा तो वो उसी वैल्यूअर की एक और रिपोर्ट थी, पूरा उसी बिल्डिंग की 2 महीने पहले की रिपोर्ट थी, जिसमें उसने वैल्यू 500 मिलियन शो करवाई हुई थी। ठीक है, अब जाहिर है वैल्यूअर को पहले उन्होंने कहा होगा 500 में, उसने तो उसके पैसे लगा लिए, उन्होंने कहा बाद दोबारा करवाओ, उसने पैसे लगा लिए होंगे। अब बताइए, आपके सामने 2 वैल्यूएशन रिपोर्ट एक ही प्रॉपर्टी की आ गई, बताइए मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट होता है कि नहीं? जी ये पहले ये भाई जिन्होंने क्वेश्चन उठाया था, ये भाई बताएं, डाउट क्रिएट होता है कि नहीं? जी भाई, डाउट क्रिएट, इसमें डाउट क्रिएट होता है। एक क्लाइंट ने पहले वैल्यूएशन करवाई, वो कम की थी, और बाद में उसी वैल्यू, 2 महीने में तो वैल्यूएशन नहीं ना बढ़ती नॉर्मली एसेट्स की, कोई 2 साल हो तो बात समझ में भी आती है, 2 महीने में थोड़ी वैल्यूएशन बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट ने हो सकता है उसे कहा होगा कि आप दोबारा वैल्यूएशन करवाएं और हाई वैल्यू के साथ रिपोर्ट दें हमें, तो इसमें मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट होता है, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी। हो सकता है जैसे हम अकाउंटिंग में बात गलती कर देते हैं, हो सकता है उसने assumption में कोई गलती कर दी हो, लेकिन ये एक इंडिकेशन जरूर है जिसको पकड़ के हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है, इससे हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हाई हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं है कि किसी एक एग्जांपल में आप हमेशा कहें कि इसमें मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट होते हैं, वो डिपेंड करता है। हर मिसस्टेटमेंट से मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट नहीं हो सकता, कंप्यूटर्स का मसला हो। जब कभी मिसस्टेटमेंट होती है ना, मिसस्टेटमेंट आपको पता है 2 रीजन की वजह से होती है, एरर और फ्रॉड। अगर मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस में प्रॉब्लम है, उस वजह से मिसस्टेटमेंट थी, तो वो एरर है, उस पर मैनेजमेंट इंटेग्रिटी डाउटफुल नहीं होगी। लेकिन अगर पता चले जानबूझ के किया गया है, तो उस वक्त मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट होते हैं। तो इन एग्जांपल से मुझे बताइए कि आपको समझ लग गई कि रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल को एड्रेस करने के लिए डिफरेंट अप्रोच है, रिस्क एट असर्शन लेवल के लिए डिफरेंट अप्रोच, क्योंकि दोनों रिस्क की नेचर अलग है। अब देखते हैं हमें रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के क्या रिस्पांस एग्जांपल हमें बताता है। पहला कहता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्रीज कर दो।
मुझे बताइए जब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्रीज कर देंगे एक एरिया पे इफेक्ट आएगा कि तकरीबन सारी फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल लेवल पे होना चाहिए। एडिक्वेट प्लानिंग करें, प्लानिंग ज्यादा करें, सुपरविजन ज्यादा करें, रिव्यू बार बार हो टीम का। बताइए इसका इफेक्ट एक एरिया पे होगा कि बहुत से एरियाज पे? मटीरियलिटी लेवल, रिस्क और मटीरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब रिस्क ज्यादा हो मटीरियलिटी लेवल कम कर देना चाहिए। मटीरियलिटी लेवल को रिड्यूस कर दिया। अब इसका मटीरियलिटी लेवल जब चेंज होगा तो इसका इफेक्ट मुझे बताइए एक ही एरिया पे होगा कि तकरीबन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे? ओके, किस पे होगा? सारी, क्योंकि सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियलिटी लेवल को लेके चल रही होती हैं। मोर एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइज्ड स्टाफ को एंगेज करें, सारे सीनियर लोगों को लेके जाएंगे तो इफेक्ट मल्टीपल है। सुपरविजन एंड रिव्यू इंक्रीज करते हैं प्लानिंग के साथ। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? ये हमारा प्रोबेबली सबसे अहम टूल होता है, टेक्निक होती है। क्या कि मैनेजमेंट को प्रिडिक्ट ना करने दे कि हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं। चोरों डाकुओं को पता चल जाएगा पुलिस छापा मारने आ रही है, वहां से कुछ बरामद होगा? कुछ बरामद नहीं होगा। तो जब क्लाइंट प्रिडिक्ट कर लेगा ना कि ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करता है, कैसे करता है, तो फिर वो उस तरीके से सारी चीजें ठीक कर लेगा। इसलिए हमने अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए अपने प्रोसीजर को अनप्रिडिक्टेबल रखना है। यानी अनप्रिडिक्टेबल का मतलब क्या है? मैनेजमेंट अंदाजा ना लगाने पाए कि हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं। और ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी किसी सिर्फ इन्वेंट्री के एरिया में होगी कि डेटर्स में भी? फिक्स है, सब एरियाज में होगी, सारे एरियाज में होगी। और लास्ट है मोर ऑफ द प्रोसीजर एट ईयर एंड। ज्यादातर प्रोसीजर हमने, जब रिस्क ज्यादा होना तो ज्यादातर प्रोसीजर हम ईयर एंड पे परफॉर्म करते हैं। ज्यादातर प्रोसीजर क्योंकि ज्यादातर मसले मसाइल भी ईयर एंड पे होते हैं। क्लाइंट फेक ट्रांजैक्शन का भी रिकॉर्ड करता है ज्यादातर ईयर एंड पे, तो हमारे प्रोसीजर भी ज्यादातर फिर ईयर एंड पे होंगे। ये है रिस्क स्टेटमेंट लेवल। और फिर रिस्क एट एडजस्टमेंट लेवल की एग्जांपल, ये क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये बेसिकली आपको एग्जांपल्स के बजाय उसने कैटेगरी बताई हुई है। एग्जांपल की बजाय क्या बताई है? कैटेगरीज बताई हुई है। आप इसको यूं समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे वो 7 प्रोसीजर्स हैं जो हमने पढ़े हैं। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, री परफॉर्मेंस, री कैलकुलेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है जी जी। ठीक है, तो क्वेश्चन इसके आगे यानी आपका क्वेश्चन ये है कि ये रिस्क क्यों है या कि रिस्क एट एडजस्टेड लेवल में क्यों है? जी जी हाँ जी बिल्कुल। देखिए मिस एप्रोप्रिएशन भी मिस स्टेटमेंट होती है। अगर रिस्क इन्वेंट्री जो है वो प्रीशियस पोर्टेबल इन्वेंट्री आइटम है, इसका मतलब है वो गायब हो सकती है। लाजमी नहीं है कि मैनेजमेंट ने ही गायब की होगी, हो सकता है थर्ड पार्टी ने गायब कर दी हो। जैसे आप देखते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाएं तो उधर होता है वो शॉपिंग करते करते लोग क्या करते हैं, वो फ्रिज खोलते हैं, चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं, पी के खाली डब्बा उधर फेंक देते हैं। ये भी एक तरह से मिस एप्रोप्रिएशन है, ये नॉर्मल है उस सेक्टर में, इस तरह होता है। इसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं, इसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं। तो याद रखें जो थेफ्ट है ये लाजमी नहीं कि मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व, लेकिन रिस्क बहरहाल होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, ये डिस्कशन कुछ इतनी दूर तक निकल गई, मैं मेन कंसर्न भूल गया। हम आज पढ़ने क्या जा रहे थे? पर्पसेस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कल हमने 7 टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पढ़े, अब पर्पसेस पढ़े हैं। बड़े पर्पस क्या होते हैं? 2, एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मकसद क्या होता है? रिस्क को असेस करना, देखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस जगह पे रिस्क है और कितना रिस्क है। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मकसद क्या होता है कि उस रिस्क को सामने रखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिस जगह पे ज्यादा रिस्क है वहां पे ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करना और जिस जगह पे कम रिस्क है वहां पे कम प्रोसीजर परफॉर्म करना। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, कैसे डिफाइन करता है? कहता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एट एडजस्टमेंट लेवल। बताइए डेफिनेशन समझ आ गई? मुझे नहीं समझ आई। इसमें मुझे ये समझ नहीं आया कि इसमें कहता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, ये समझ आ गया, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ये समझ आ गया। ठीक है, टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये समझ नहीं आया। एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एट एडजस्टमेंट लेवल, ये भी समझ आ गया। ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां है इस डायग्राम में? मुझे बताइए
रिस्क असेसमेंट में अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से रिस्क असेस होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल से रिस्क असेस होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से जो रिस्क असेस होता है उसे कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से जो रिस्क असेस होता है उसे कहते हैं कंट्रोल रिस्क। और इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क दोनों को मिला दें तो बन जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये चाहे छोटी सी इक्वेशन साथ लिख दें, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो अब आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की डेफिनेशन समझ आई। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट असर्शन लेवल। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल क्लियर हो गया, एग्जांपल्स भी क्लियर हो गई। चलिए कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से रिस्क असेस होता है, अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल से भी रिस्क असेस होता है। भाई कैसे? अगर कंट्रोल स्ट्रांग होंगे रिस्क, कंट्रोल्स वीक होंगे रिस्क ज्यादा। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुन लें, जब कंट्रोल वीक है तो रिस्क ज्यादा, और जब कंट्रोल स्ट्रांग है रिस्क कम। कंट्रोल्स वीक हैं तो रिस्क। अच्छा मुझे ये बताइए, ये भाईजान मुझे आके कहें अगर सर मैं बहुत ईमानदार बंदा हूं, मुझे जॉब दे दीजिए, मैं बहुत ईमानदार बंदा हूं। दूसरी ऑप्शन ये मुझे आके कहें सर मेरी आदत है मैं जरा पैसे दाएं बाएं करता रहता हूं, तो आप बराए मेहरबानी मुझे जॉब दे दीजिए। मुझे बताइए, इन्होंने दो स्टेटमेंट, एक में कहा कि हेर फेर करते रहते हैं। मुझे ये अगर मैं ये भाई आप मुझसे कहें सर मैं हेर फेर करता रहता हूं, आप हेर फेर करते नहीं, मुझे नहीं एतबार, आप एविडेंस दे मुझे। आपको ये लॉजिकल स्टेटमेंट लग, मेरा रिस्पॉन्स लॉजिकल लग रहा है? नहीं लग रहा ना? अच्छा आप बताएं कि सर मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूं, आप बहुत ईमानदार आदमी है, मुझे एविडेंस दिखाइए, मुझे भाई ये लॉजिकल लग रहा है। इसीलिए जब लोग हमें कोई बुरी बात हमारे सामने आती है ना, हम उसको वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करते, हम उसको ट्रू मान लेते हैं। लेकिन जब कोई अच्छी बात सामने आती है ना, हम उस पर एतबार करने से पहले कहते हैं हमें एविडेंस चाहिए। उसी तरह मुझे बताइए, अगर कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे किस लिए? कंट्रोल रिस्क को असेस करने के लिए। तो कुछ जगहों पे आपको पता चलेगा कंट्रोल वीक है, कुछ जगहों पे पता चलेगा कंट्रोल स्ट्रांग है। अगर कंट्रोल वीक है आप उसको अंडरस्टैंडिंग से पता चला, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है पूछताछ से, अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है? पूछताछ, पूछताछ से पता चला कंट्रोल, आप उसको टेस्ट करेंगे? अगर कंट्रोल वीक है उसको टेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। कंट्रोल वीक है तो इसको टेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कंट्रोल स्ट्रांग है, पूछताछ से पता चला, तो क्या आप उसको टेस्ट करेंगे? यस, यस टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इधर नो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, इधर यस टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। ये बात समझ आ रही? यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल हम करते हैं रिस्क असेसमेंट के लिए। इसमें हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी तो हमने पढ़ लिया कि उससे इनहेरेंट रिस्क असेस होगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल भी हो सकता है, वो एग्जर्शन लेवल भी हो सकता है। वो कहानी हमारी लादा हो गई ना भाई, वो समझ आ गया कि नहीं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जर्शन लेवल में फर्क समझ आ गया कि नहीं? अब आ जाए इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं हम किस लिए? रिस्क असेस करने के लिए। अगर हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हैं कंट्रोल्स की, कुछ एरियाज में हमें पता चलेगा कंट्रोल स्ट्रांग है, कुछ एरिया में पता चलेगा कंट्रोल वीक है। जहां पे कंट्रोल वीक हमने असेस किया वहां पे कोई टेस्ट नहीं करेंगे और रिस्क बढ़ा लेंगे। जहां पे पता चला कि कंट्रोल स्ट्रांग है वहां पे पहले टेस्ट करेंगे, फिर टेस्ट करने के बाद रिस्क कम करेंगे। ये बात समझ आई आपको? तो बताइए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कब परफॉर्म करते हैं? जब कंट्रोल स्ट्रांग हो के वीक हो। शाबाश। फिर बताइए टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब परफॉर्म करते हैं? कंट्रोल स्ट्रांग हो के वीक हो? स्ट्रांग हो। जी इनका क्वेश्चन पहले मुझे बताइए, ये समझ आ गई आपको? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से इनहेरेंट रिस्क आता है। इनहेरेंट रिस्क दो तरह के, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, रिस्क एट एग्जर्शन लेवल। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, या कंट्रोल स्ट्रांग होंगे या वीक होंगे। वीक है नो टेस्ट ऑफ कंट्रोल, रिस्क बढ़ जाएगा। स्ट्रांग है तो यस टेस्ट ऑफ कंट्रोल। यहां तक क्लियर है? स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है सर, ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक नहीं करते?
क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग हो रही है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी और अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल में? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं हो रही। तो वो कह रहे हैं सर यहाँ पे फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लफ्ज क्यों आ रहा है? देखिए ये लफ्ज फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल है। ये आपको सिग्निफिकेंस ऑफ इशू बता रहा है। तो लफ्ज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब कुछ और है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मतलब कुछ और है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब कुछ और है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मतलब कुछ और है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल बेसिकली हमारा रिस्क के मैग्नीट्यूड को बता रहा होता है। अच्छा बताइए, रिस्क असेसमेंट कर ले, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, अब लास्ट में क्या करना हमने, हमें पता चल जाएगा सेल्स में लार्ज ट्रांजैक्शन एट ईयर एंड थे, इनहेरेंट रिस्क ज्यादा, ठीक है, उसमें इंटरनल कंट्रोल्स वीक थे, कंट्रोल रिस्क भी ज्यादा, तो इसका मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी हाई। हम अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब वेरीफाई कर रहे होंगे तो सेल्स में हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होंगे, हाई होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब्सटेंटिव प्रोसीजर वो प्रोसीजर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, और ये परफॉर्म किए जाते हैं कंसीडरिंग इनहेरेंट रिस्क। इसका क्या मतलब है, कंसीडरिंग इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, इसका क्या मतलब है, इसको भूल जाएंगे। इसका क्या मतलब है कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को देख के सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिसाइड किए जाते हैं। अगर इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी ज्यादा, इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क कम है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी कम। नहीं, सेल्स लेवल पे पीछे हमने रिस्क असेसमेंट की है, रिस्क असेसमेंट किया। आपको एग्जांपल बताता हूं। रिस्क असेसमेंट होती है हमारी इंक्वायरी से, ऑब्जर्वेशन से, एनालिटिकल प्रोसीजर। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन और एनालिटिकल प्रोसीजर। इंस्पेक्शन शायद नहीं लिखा हुआ, लिख लीजिएगा। आप क्लाइंट पे गए, आपने प्रोसीजर बताना, आपने देखा पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स बहुत ज्यादा थी, आपने क्लाइंट से इंक्वायर किया, ये तो एनालिटिकल प्रोसीजर हुआ ना आपका। आपने क्लाइंट से लिया, सर पिछले साल की निस्बत इस साल सेल ज्यादा क्यों है, बताइए। ये इंक्वायरी, ये एनालिटिकल प्रोसीजर कौन सी स्टेज है, रिस्क असेसमेंट है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट है। क्लाइंट ने कहा सर इस साल हमारी सेल्स ज्यादा हुई थी, हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा कि क्या हर सेल इनवाइस रिकॉर्ड होने से पहले सीएफओ अप्रूव कर रहा है। अब ये कौन सा फेज है हमारा, क्योंकि हमें शक ये है कि हवाई सेल्स तो रिकॉर्ड नहीं हो रही। उन्होंने कहा सर सीएफओ अप्रूव तो करते हैं लेकिन बाज़ औक़ात वो सीट पे मौजूद नहीं होते, तो अप्रूवल के बगैर इनवाइसेस रिकॉर्ड हो जाते हैं। इंटरनल कंट्रोल वीक, तो कंट्रोल रिस्क क्या हो गया, हाई। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से आपको पता चला इनहेरेंट रिस्क भी हाई, कंट्रोल रिस्क भी हाई। तो इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को मिलकर क्या बनता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये भी हाई। अब आप मुझे बताइए सेल्स पे ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे कि कम, ज्यादा। अब आपने सेल्स में जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस थी उनमें अपना सैंपल साइज बढ़ा दिया, ये क्या है, ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। यानी अल्टीमेटली आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सेल्स रिकॉर्ड हुई हैं उनको वेरीफाई किया, लेकिन उसका सैंपल कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, ये डिसीजन आपने कहां से लिया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से। यही रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का काम होता है। क्या आपको ये बताएं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर सिर्फ एक मकसद के लिए है दुनिया में, क्या आपको ये बता दें कि आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर की एक्सटेंट कम होनी चाहिए कि ज्यादा, किस एरिया में कम होनी चाहिए और किस एरिया में ज्यादा होनी चाहिए। तो ये बात समझ आई। चलिए जरा फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए, एक ऑडिट को हम दो बड़े फेजेस में डिवाइड करते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और दूसरा कौन सा है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मकसद क्या होता है, रिस्क असेस करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मकसद क्या होता है कि जो रिस्क आइडेंटिफाई हुए हैं उनकी रोशनी में मिस स्टेटमेंट ढूंढना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में कोई रिलेशनशिप है? अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा, और अगर रिस्क आइडेंटिफाई नहीं होते सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम। अच्छा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की डेफिनेशन क्या है?
प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से भी रिस्क असेस होता है, इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से भी रिस्क असेस होता है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से जो रिस्क असेस होता है उसे क्या कहते हैं? इनहेरेंट रिस्क। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल से जो रिस्क असेस होता है, और दोनों को मिला दें, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसके बाद लेक्चर खत्म, और यही क्वेश्चन डिसाइड करेगा आपको समझ आई कि नहीं। एक ऑडिटर जो रिक्वायर्ड है उसके लिए, क्या ऑडिटर के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड है। क्या ऑडिटर के लिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना रिक्वायर्ड है? बिल्कुल है। ऑडिटर टोटल 3 फेजेस में प्रोसीजर परफॉर्म करता है, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। स्टैंडर्ड कहते हैं इनमें से 2 फेजेस के प्रोसीजर परफॉर्म करना ऑडिटर के लिए लाजमी है, लाजमी है। एक फेज के प्रोसीजर परफॉर्म करना लाजमी नहीं है। बताइए कौन सा फेज है जो रिक्वायर्ड नहीं है? टेस्ट ऑफ। और कब रिक्वायर्ड नहीं है? जब कंट्रोल वीक है। जब कंट्रोल्स वीक हो तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं करते, लेकिन जब कंट्रोल स्ट्रांग हो तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते रिक्वायर्ड। आखिरी क्वेश्चन स्टूडेंट का था, ये मुझे बताइए कि आपका कंसेप्ट ठीक है कि गलत। आखिरी क्वेश्चन, स्टूडेंट कहने लगा सर मैं तो जब ऑडिट करने के लिए जाऊंगा ना, मेरे जिस क्लाइंट में इंटरनल कंट्रोल वीक हुआ मैं शुक्र अदा करूंगा। जिस क्लाइंट में इंटरनल कंट्रोल वीक हुआ, मैंने पूछा क्यों? उसने कहा सर क्योंकि मुझे कम काम करना पड़ेगा। मैंने कहा वो कैसे? कहने जरा उसकी आर्गुमेंट सुनिएगा। कहने लगा सर अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होते ना तो मुझे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी परफॉर्म करने पड़ते, मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करने पड़ते, मुझे सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी करने पड़ते। अब चूंकि इंटरनल कंट्रोल वीक है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो परफॉर्म करने नहीं है, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने सिर्फ, तो सब्सटेंटिव तो काम कम हो गया ना। तो बताइए उसका ख्याल ठीक था? क्यों ठीक नहीं था? काम बढ़ गया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म, जो 10 टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने थे ना वो अब नहीं करने, लेकिन उस 10 की वजह से जो 50 सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने थे अब 50 की बजाय 100 करने पड़ेंगे, 100 करने पड़ेंगे। तो एक फेज तो निकल गया, लेकिन दूसरे फेज के ऊपर उसका बर्डन कई गुना ज्यादा बढ़ गया। भाई ये बात समझ आई आपको? अच्छा आप सुन लीजिए, आपने घर जाके तसल्ली से ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ये कंसेप्चुअल है। इसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की डेफिनेशन खास तौर पे जो मैंने 3-4 दफा बोली है लेक्चर के दौरान वो, और रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्पॉन्स और एग्जाम्पल, ये सबसे अहम है, सबसे अहम है। ठीक है, ये एग्जाम में रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछता होता है। क्या बोला? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की डेफिनेशन और रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की एग्जांपल्स और रिस्पांस, खासतौर पे फ्रॉड वाली एग्जांपल। ये 2-3 अटेम्प्ट पहले केस स्टडी में उसने पूछ लिया था, 6-7 नंबर का क्वेश्चन। पता क्या पूछा? आप एक क्लाइंट पे गए, वहां पे आपको रिस्क ऑफ फ्रॉड नजर आया, ये आपका क्वेश्चन है 2-3 दिन पहले, रिस्क ऑफ फ्रॉड नजर आया, बताइए आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या रिस्पॉन्स होगा? हमें सिर्फ इतना लिंक करने की जरूरत है। उसने डायरेक्ट नहीं पूछा कि रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, उसका रिस्पांस क्या होगा। उसने क्या कहा कि फ्रॉड नजर आया आपको, रिस्क ऑफ फ्रॉड है, इसका रिस्पांस। तो हमें जिस स्टूडेंट को ये पता था ना कि रिस्क ऑफ फ्रॉड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के एग्जांपल है, उसने ये सारे का सारा छाप दिया उसका क्वेश्चन पार्ट, और जिसको नहीं पता था कि ये रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की एग्जांपल है वो स्पेसिफिक एग्जांपल देता रहा, वो ठीक नहीं था। तो ये एग्जांपल्स और रिस्क असेसमेंट ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए अहम है। क्लियर? बाकी इसको आपने 2-3 दफा पढ़ना है। देखें ये फर्स्ट टाइम पढ़ने में शायद आपको पूरे तरीके से समझ ना आए, लेकिन घर जाके इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को 2-3 दफा पढ़ना है। ये कंसेप्ट आगे हमारे बहुत से चैप्टर्स में यूज होंगे। क्लियर हुआ कुछ? चलिए आज हमने क्या सीखा कि जो ऑडिटर 7 तरह के प्रोसीजर होते हैं, 7 टाइप्स, कितने फेजेस में परफॉर्म करता है? 3। एक रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट और सब्सटेंटिव रिक्वायर्ड है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिक्वायर्ड नहीं है। ये कभी परफॉर्म करते हैं, कभी नहीं करते। कब परफॉर्म करते हैं? जब कंट्रोल स्ट्रांग हो। कब परफॉर्म नहीं करते? आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।